नमस्ते, मेरा नाम है पुष्पेंद्र। आप देख रहे हैं एएसएन न्यूज़। आप सबका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम साहित्य पर चर्चा में। जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ हम रूबरू होते हैं नए लेखकों से और उनकी किताबों से। तो आज के हमारे मेहमान हैं सुरेंद्र मोहन जी, जिनकी हाल ही में अभी किताब आई है, उपन्यास आया है, हौसले की ऊंची उड़ान। तो सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम साहित्य पर चर्चा में। पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत आपके मंच पर आके मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। आपने बहुत ही छोटी उम्र में जी इतना बड़ा स्टार्टअप खड़ा किया है, तो आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। जी जी। तो सुरेंद्र जी, आपसे हमारे कुछ सवाल व्यक्तिगत जीवन से रहेंगे और किताब के साथ साथ आपके जीवन पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आप एक IRS अधिकारी हैं। तो हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो कुछ किताब से सीखेंगे और कुछ आपकी ज़िंदगी से ज़रूर सीखेंगे। तो सुरेंद्र जी, जो आपका पैतृक निवास है और जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से शुरू हुई? पुष्पेंद्र जी, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले जी में मेरा जन्म हुआ। और मेरी प्रारंभिक जी से लेकर स्नातक स्तर तक जो भी शिक्षा दीक्षा हुई है वो सीतापुर में ही हुई है। जी उसके बाद फिर मैं लखनऊ आ गया, लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने आ गया परास्नातक करने। और उसके बाद यहीं से मैंने लखनऊ से जी ही सिविल सर्विसेज की तैयारी की। और बाकी तो जी आप जानते ही हैं। जी। तो सुरेंद्र जी, आपकी जो कहानियाँ हैं, जो इसमें जो इस उपन्यास में जो कहानी है मोहन की, और जो आपकी ज़िंदगी रही है, वो आपकी ज़िंदगी से कितना रिलेट करती है? कुछ आप बताइए हमारे। देखिए, जो मेरा उपन्यास है हौसले की ऊंची उड़ान, उसका जो मुख्य पात्र मोहन है, वो मोहन जी मैं ही हूँ। तो जी किताब सत्य घटनाओं पर आधारित है और 80 से 85% तक ये सत्य घटना पर आधारित है। निश्चित रूप से मैंने थोड़ा बहुत कल्पनाओं का जी सहारा लिया है, क्योंकि किताब और वास्तविक जीवन में काफ़ी अंतर होता है। किताब को आपको एक पूर्णता देनी पड़ती है। तो निश्चित रूप से मैंने 10 जी से 15% जो है वो कल्पना का इस्तेमाल किया है। लेकिन 85% ये किताब जी मेरे जीवन पर ही आधारित है। तो जो कुछ भी घटनाएं हैं जी वो मेरे जीवन से संबंधित हैं और मेरे जीवन पर ही आधारित हैं। जी इसलिए निश्चित रूप से ये जी उपन्यास की श्रेणी में इसलिए आता है क्योंकि इसमें कल्पना का भी योग है और यह एक ऑटोबायोग्राफी नहीं है। जी लेकिन निश्चित रूप से उसके बाद भी ये काफ़ी जी कुछ सत्य घटनाओं पर आधारित है। जी। तो सुरेंद्र जी, जो आज का परिवेश है, जो लेखक वगैरह जो कहानियाँ लिखते हैं और जो लिखने के बाद जब उसको किताब का रूप देते हैं, तो लेखकों को सामने सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो किताब का नाम होती है। तो जो आपकी किताब का जो ये नाम है, हौसले की ऊंची उड़ान, इसका विचार कहाँ से आया और कैसे? देखिए, ये जो किताब मैंने लिखी है वो सिविल सर्विसेज की परीक्षा से संबंधित किताब है। और जब मैंने इस जी किताब की मैन्युस्क्रिप्ट तैयार की थी तो मैंने जो व्यक्तिगत रूप से इसका नाम दिया था वो जुर्रत दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि जुर्रत जी मतलब डेयर और कुछ ऐसा काम जो मतलब ऐसा माना जाता है जो आपके लिए नहीं है। तो अगर आप वो करते हैं तो वो आप एक जी गलत जुर्रत करते हैं। वो हमेशा निगेटिव टर्म में वो शब्द इस्तेमाल किया जाता है। जी लेकिन जब जी मैंने इस किताब को मेरे प्रकाशक को भेजा तो उन्होंने मुझसे जी कहा कि हमें इसका नाम बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसका नाम से इसका कंटेंट पता नहीं चल रहा है। तो हम लोग साथ में बैठे जी तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को पता चले कि ये किताब या इसमें जो कहानी है वो सिविल सर्विसेज की परीक्षा या उसके अभ्यर्थी से जुड़ी हुई है। तो मैंने फिर इसका जी नाम सोचकर फिर मैंने इसको हौसले की ऊंची उड़ान सजेस्ट किया, जिसे मेरे प्रकाशक जी ने माना भी। और उसके बाद ये किताब हौसले की ऊंची उड़ान के नाम से प्रकाशित हुई। जी। तो सुरेंद्र जी, जब आप इस किताब को लिख रहे थे और आप रोजगार में भी थे, तब आपको कितनी मुश्किलें आई हैं किताब को लिखने में और किताब को छपवाने में? और किताब को जब आप लिख रहे थे तो इसमें किन किन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, आपके परिवार के लोगों का? कुछ बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है जब आप एक सेवा में होते हैं, रोजगार में होते हैं, और जब आप भारत जी सरकार की इतनी बड़ी सेवा में होते हैं कि आपके कंधे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो निश्चित रूप से आपको समय नहीं मिलता, जी इस बात में कोई दो राय नहीं है।
और ये एक बड़ा कारण रहा है कि मैंने ये किताब को 10 सालों के बाद लिखा, क्योंकि जब आप थोड़ा सा सीनियर लेवल पर आ जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां एक बड़े स्पेक्ट्रम पर पहुंच जाती हैं, आप ग्रास रूट लेवल पर चीज़ों को मैनेज नहीं करते। इससे पहले जब मैं काम करता था तो मैंने लगातार 36 72 घंटे काम किया है, मतलब उस बीच में मैं एक बार भी घर नहीं गया हूँ, और आप 12 घंटे 13 घंटे तो प्रतिदिन काम करना ही पड़ता था। तो उस समय तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं किताब लिखूंगा। लेकिन निश्चित रूप से धीरे धीरे जब मेरा जीवन आगे बढ़ा तो मुझे एक बात समझ में आई कि मेरा मूल व्यक्तित्व ब्यूरोक्रेट का नहीं है, मेरा मूल व्यक्तित्व कुछ रचनात्मक करने का है। संगीत मुझे आता नहीं है, लेकिन एक लिखना एक ऐसी चीज़ थी जिसे मुझे हमेशा अच्छा लगा है। हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक लेखक बनूंगा। उसके बाद जब मैंने सोचा लेखक बनने के बारे में तो मैंने अपनी कहानी से शुरुआत की, क्योंकि अपनी कहानी के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसके बाद मैंने जब लिखना शुरू किया तो मुझे लगा कि हाँ, निश्चित रूप से मैं लिख सकता हूँ। तब ये किताब ये घटना, ये कहानी एक किताब के रूप में आई। निश्चित रूप से मेरे मित्रों का, मेरे परिवार के लोगों का इस किताब को इस रूप में प्रकाशित करवाने में बहुत बड़ा योगदान है। न केवल उन्होंने मुझे इस काम के लिए समय दिया, उसके अलावा ये सारी घटनाएं भी वहीं से कहीं ना कहीं निकली हुई हैं, तो निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा योगदान है। जी जी। तो सुरेंद्र जी, जब आप इस किताब को लिख रहे थे तो आपने लिखने से पहले बहुत कुछ पढ़ा होगा, और आज का जो मार्केट चल रहा है किताबों का, उसमें 2-3 किताबें पहले से ऐसी मौजूद है जो इसी से रिलेट है, जिसका नाम है डार्क हॉर्स और 12th फेल। ये 2 किताबें पहले से अच्छी खासी जगह बना चुकी हैं मार्केट में। तब जब आप इस किताब को लिख रहे थे तब आपने क्या उन किताबों को पढ़ा है या नहीं? देखिए, यूपीएससी की तैयारी से संबंधित मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है। और हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में भी बहुत सारी किताबें हैं। तो अगर मैं कुल किताबों की बात करूं तो कम से कम मेरे हिसाब से 20-25 किताबें तो दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश मिलाकर इस विषय पर हैं। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य रहा है कि मैंने कोई भी किताब नहीं पढ़ी थी, क्योंकि जब मैं तैयारी करता था तब भी मैं इन किताबों को अफोर्ड नहीं कर सकता था। अगर आपने मेरी किताब पढ़ी होगी तो आपने उसमें देखा होगा कि उस समय अफोर्ड मैं नहीं कर सकता था। और एक बार मैं जब सेवा में आ गया तो मुझे पढ़ने का ऐसा कोई विशेष मेरे पास कारण नहीं था कि मैं उन किताबों को पढूं जो तैयारी से संबंधित हैं। हाँ, निश्चित रूप से जब मैंने किताब लिखना शुरू किया तो मैंने डार्क हॉर्स और 12th फेल के बारे में जाना। उसके अलावा एक किताब और थी यूपीएससी ओडिसी नाम से, उसके बारे में मुझे पता चला। लेकिन मैंने उनको पढ़ा नहीं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अगर मैं उनको पढ़ता हूँ तो कहीं ना कहीं दोहराव हो सकता है। और ना पढ़ने का एक बड़ा कारण ये भी था कि ज़्यादातर पुस्तकें जो इस विषय पर उपलब्ध हैं बाजार में, वो कहीं ना कहीं मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर और कोचिंग और दिल्ली बेस्ड हैं। मैं अपने जीवन में दिल्ली केवल एक बार गया था सेवा में आने से पहले, जब मैं इंटरव्यू देने गया था। तो दिल्ली से मेरा कोई खास सरोकार नहीं था। और एक बार और मैं गया था अपने दोस्तों से मिलने, तो दिल्ली से मेरा खास सरोकार नहीं था। तो मेरी कहानी उन कहानियों से काफ़ी अलग थी जो मुखर्जी नगर, नेहरू विहार और ओल्ड राजेंद्र नगर से संबंधित नहीं थी। इसलिए मैंने उन पुस्तकों को नहीं पढ़ा कि ताकि मेरी अपनी पुस्तक में मौलिकता रहे। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं उन पुस्तकों को नहीं पढ़ पाया हूँ। अब मैं निश्चित रूप से उन पुस्तकों को पढ़ूंगा। जी सुरेंद्र जी, जैसा कि आपने इस किताब में लिखा है मोहन के बारे में, जो मोहन इतने गरीब परिवेश से भी होकर और यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोचता है, और वो अपने मंजिल को पाने के लिए हर वो कोशिश करता है जिसके लिए वो आगे बढ़ सके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किताब आपके जीवन से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है। तो क्या जो किताब में मोहन ने संघर्ष किया है, क्या आपका संघर्ष इसी से रिलेट रहा है? देखिए, पुस्तक में मोहन ने जो भी संघर्ष किया है वो रिलेट ही नहीं, वो मेरा ही संघर्ष है। एक एक बात उसमें जो भी है वो सच है, उसमें कोई भी मतलब बनावटीपन नहीं है। वो जैसी थी वैसी ही लिख दी गई हैं। हाँ, ये एक अलग मुद्दा है कि वो मेरा अपना खुद का पर्सपेक्टिव है और कुछ और लोगों का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है उन चीज़ों को, उन घटनाओं को देखने का, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन सारी घटनाएं पूर्णता, अक्षरता सही हैं। मैंने कल्पना का जो सहयोग भी लिया है वो किताब के आखिरी के 8-10 पेज में लिया है, 10-12 पेज में। उसके बीच में मैंने कहीं भी कल्पना का इस्तेमाल नहीं किया है।
खासकर विशेषता मेज़ देने तक मैंने कोई भी कल्पना का इस्तेमाल नहीं किया है। सब कुछ जो है वो सत्य घटनाओं से ही प्रेरित है। तो निश्चित रूप से मोहन का संघर्ष मेरा अपना खुद का संघर्ष ही है। जी, जब मैं आपकी ये जो हौसले की ऊंची उड़ान है, इस किताब को जब मैं पढ़ रहा था, तब मैं बार बार यही महसूस कर रहा था कि जो मेरी ये आखिरी किताब जो आपकी जो आखिरी किताब यूपीएससी पढ़ रहा था, तो कहीं ना कहीं मुझे हर बार यही दोहरा हो रहा था कि जो 12th फेल है वो कहीं ना कहीं इससे रिलेट करती है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो 12th फेल में जो अनुराग पाठक जी ने लिखा है वो मुझे बहुत ही शानदार लगा है। लेकिन उसके बाद मुझे दूसरी किताब ऐसी मिली है जिसको लोगों को पढ़ना चाहिए, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको पढ़ना चाहिए, या जो अन्य संघर्ष में चल रहे हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इस किताब में बहुत सारा संघर्ष है और कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी ये किताब। तो मुझे लगा कि यूपीएससी का जो ये संघर्ष है वो आपका खुद का संघर्ष लगा मुझे, और मुझे लगा कि किताब बहुत अच्छी है। इसलिए मैंने करीब करीब रात को शुरू की और सुबह करीब करीब ख़त्म की। किताब मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो सुरेंद्र जी, आपसे हमारा अगला सवाल रहेगा आपके जीवन के बारे में रहेगा। जो आपने जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, जब आप का यूपीएससी में चयन हुआ, उसके पहले आप लगातार कितने साल तैयारी किए यूपीएससी के लिए? देखिए, मेरा 2007 में मैंने अपना प्रास्नातक कंप्लीट किया है, और उसके बाद मेरा प्रास्नातक में ही नेट जेआरएफ हो गया था। तो फिर मैंने 2007 के बाद 2008 में पीएचडी में एडमिशन ले लिया, और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से उस समय पीएचडी कर रहा था। और साथ ही यूपीएससी के 2009 के इम्तिहान में मैं प्रतिभागी भी था। उसी साल मेरा चयन हो गया था, तो इसलिए मैं 10 बैच का हूँ, क्योंकि मेरा 9 एग्ज़ाम था, 2009 एग्ज़ाम था। तो मुझे प्रास्नातक के बाद 2 अटेम्प्ट लगे थे, कुल मिला के 4 अटेम्प्ट लगे थे। तो उसी में मैं सफल हो गया। तो मैं ईश्वर को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपने मेरी पुस्तक पढ़ी है, इस बात के लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने जो उसकी प्रशंसा की है, मैं उसके लिए आपका मैं अनुग्रहित हूँ, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जी। तो सुरेंद्र जी, जब आप यूपीएससी के दौरान जब आप तैयारी कर रहे थे, और साथ में क्या आप जब उस समय भी कुछ लिखा करते थे जब तैयारी के दौरान थे? नहीं, मैंने उस समय तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन मेरा हिंदी साहित्य एक विषय रहा है जिससे मैंने यूपीएससी किया था। तो 2 विषय उस समय ऑप्शनल हुआ करते थे, उसमें एक मेरा हिंदी साहित्य था। मैंने अकादमिक रूप से कभी भी हिंदी साहित्य पढ़ा नहीं था, लेकिन जब मैंने हिंदी साहित्य के साथ तैयारी की और बिना किसी खास कोचिंग के तैयारी की, और तो अब मेरे हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में ऑल इंडिया हाईएस्ट नंबर आए जब यूपीएससी के एग्जाम में। तो मुझे उस समय लगा कि मैं हिंदी में लिख सकता हूं, क्योंकि यूपीएससी मौलिकता की मांग करती है, और मेरे अच्छे नंबर आए थे, तो इसका कहीं ना कहीं मतलब था कि मौलिकता कहीं ना कहीं थी उसमें। तो कहीं ना कहीं मुझे भरोसा था कि मैं हिंदी में लिख सकता हूं। लेकिन उससे ही भी कहीं ज़्यादा मुझे भरोसा इस बात पर था कि मैं अंग्रेजी में लिख सकता हूं, क्योंकि मेरी इंग्लिश भी ठीक ठाक है, और मेरी जो अगली किताब आएगी वो अंग्रेजी में ही होगी। तो मैंने अपनी किताब की शुरुआत इंग्लिश में की थी। मैंने इंग्लिश में उसको लिखना शुरू किया था, लेकिन उसके बाद मैंने उसको बंद कर दिया, और फिर मैंने हिंदी में लिखना शुरू किया। उसके 2 मुख्य कारण थे। पहला कारण तो यह था कि मैं जिनके लिए किताब लिख रहा था वो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, क्योंकि जो ऐसी समस्याएं जो मोहन ने जीवन में देखी हैं वो ज़्यादातर हिंदी माध्यम के लोगों को ही होती हैं, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम तो घर से मजबूत होते हैं, तभी वो अंग्रेजी माध्यम होते हैं। और मैं भी हमेशा हिंदी माध्यम ही रहा हूँ इससे पहले। दूसरा कारण ये था, कहीं ना कहीं मुझे ये बात लग रही थी कि अगर मैं अंग्रेजी में लिखूंगा तो मैं वो भावनाएं नहीं दे पाऊंगा जो मैं देना चाहता हूँ। और अगर आपने मेरा उपन्यास पढ़ा है या मेरी पुस्तक पढ़ी है, तो आप जानते होंगे कि वो बहुत भावनाओं से ओत-प्रोत है, उसमें भावनाएं बहुत हैं। और शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा सा आंखें नम भी हुई होंगी आपकी, आप हंसे भी होंगे। तो वो चीज़ मुझे लगा कि मैं हिंदी में ही दे पाऊंगा, इसलिए फिर मैंने उसको हिंदी में लिखना शुरू किया। जी, आपकी किताब पढ़ते पढ़ते बहुत बार ऐसा मोड़ आया जहाँ पर कहीं हंसी का महसूस हुआ, तो कहीं रोने का महसूस हुआ, तो कहीं कुछ अदर, लेकिन कहीं ना कहीं किताब बहुत अच्छी थी। तो सुरेंद्र जी, जब आप
यूपीएससी की तैयारी किए हैं और आपके समय में 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे ऑप्शनल, और आज करीब 1 सब्जेक्ट है। तो जो हिंदी पट्टी के जो छात्र हैं, आज भी उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती रहती है ऑप्शनल सब्जेक्ट की, कि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट का कैसे चयन करें और कैसे वो तैयारी करें। तो कुछ 1-2 मिनट में आप अपना हमारे दर्शकों को जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं, जहाँ तक ऑप्शनल पेपर की बात है, तो मैं मेरे अपने हिंदी माध्यम के प्रतिभागी भाइयों को कहना चाहूँगा कि आप ऑप्शनल बड़ा सोच समझ के लें, क्योंकि ऑप्शनल लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है। आपको ये भी देखना पड़ेगा क्या उस ऑप्शनल के लिए हिंदी में आदतन और अच्छी स्तरीय अध्ययन सामग्री है कि नहीं। मान लीजिए, मैं उदाहरण देता हूँ कि आप साइकोलॉजी अगर आप हिंदी में ले लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको थोड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि ना हिंदी में स्तरीय किताबें हैं, ना अच्छी कोचिंग्स के नोट्स हैं, ना अच्छी कोचिंग ही आपको पढ़ा पाएंगी। हालांकि दिल्ली में तो कोचिंगों की बाढ़ है, आप जो भी चाहेंगे वो विषय आपको पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन समस्या है। लेकिन अगर आप हिंदी साहित्य लेते हैं, आप दर्शन शास्त्र लेते हैं, तो आप भूगोल लेते हैं, तो आपको समस्याएं कम आएंगी, क्योंकि इन विषयों में अच्छी अध्ययन सामग्री तो है ही है, ताकि अगर आपके पास पैसे हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छा कोचिंग और अच्छा मार्गदर्शन भी आपको मिल सकता है। इसलिए आप बड़ा सोच समझ के लें। जैसे आप अगर सोचें कि मैं सिविल इंजीनियरिंग हिंदी में ले लूँ ऑप्शनल, तो मुझे लगता है कि आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप अगर सोचें कि मैं फिजिक्स हिंदी में ले लूँ, तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और आपको समस्या आने वाली है। तो इसलिए ऑप्शनल का चुनाव बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, और ये सोच के करना चाहिए कि क्या अध्ययन सामग्री और मार्गदर्शन उस ऑप्शनल में अवेलेबल है, उस ऑप्शनल में उपलब्ध है। अगर है तभी आप उसके लिए जाएं। जी। तो सुरेंद्र जी, आपने बहुत ही कम शब्दों में हमारे जो यूपीएससी के दर्शक हैं उनके बारे में आपने बताया, और यूपीएससी के बारे में बताया कि कैसे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करें। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा आपसे हमारा बात करने का, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आप हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। पुष्पेंद्र जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जाते जाते एक चीज़ और कहना चाहूँगा, खासकर मेरे जो भाई हैं हिंदी माध्यम के छात्र, उनके लिए, कि मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि आजकल मैं फेसबुक और सोशल मीडिया पर देखता हूँ, तो मैं पाता हूँ कि लोग लिख रहे हैं कि अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो आप आईएएस नहीं बन सकते। और ये कहीं ना कहीं उनका अपना फ्रस्ट्रेशन है, मैं इस बात से को मानता हूँ, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप अपना मनोबल इस तरह से गिराएंगे, अगर आप अपने मन को इतना अधीर करेंगे, तो निश्चित रूप से समस्याएं आपको आएंगी। क्योंकि आप जब ये मान रहे हैं कि मैं हिंदी माध्यम से आईएएस नहीं बन सकता, तो आप कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ को बैठा रहे हैं कि हिंदी माध्यम से आईएएस नहीं बना जा सकता है। उसके बाद अगर आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे, आईएएस बनने का प्रयास करेंगे, तो आपको मुश्किलें आएंगी, और वो मुश्किलें जो आएंगी वो बहुत बड़ी मुश्किलें होंगी। तो यूपीएससी की जो लड़ाई है वो इस बात की है कि आप अपने दिल में उस दिन से ही ये बैठा लें, जिस दिन से आपने तैयारी शुरू की है, कि आप आईएएस बनेंगे। अगर आपके मन में या मस्तिष्क में कहीं भी ये डाउट है, तो निश्चित रूप से फिर आपको समस्याएं आने वाली हैं। ये डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा ये लगना चाहिए मैं बनूंगा, और अगर आप ये बात सोच लेंगे तो माध्यम कोई मायने नहीं रखता, और आप निश्चित रूप से बनेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, आपने समय देने के लिए, अपना मंच साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो सर, अब हम विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद। मेरा नाम है पुष्पेंद्र, आप देख रहे हैं ASM।